यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अभी तक हीट एनर्जी, टेम्परेचर और टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में हमने दो चीजें अभी तक स्टडी कर ली हैं। वी वर स्टडिंग अबाउट द थर्मल expansion, and in the thermal expansion we have studied so far linear expansion, and second one is superficial expansion, that is area expansion. Today we will study about the volume expansion. Today we will study about the volume expansion. देखिए लीनियर एक्सपेंशन किस केस में स्टडी किया जाता है? जब हमारे पास एक मेटल की रॉड होगी, मेटलिक स्ट्रक्चर होगी जिसकी लेंथ ज्यादा होगी और उसकी थिकनेस बहुत कम होगी। उस केस में जो एक्सपेंशन स्टडी किया जाएगा वो था लीनियर एक्सपेंशन। और एरिया एक्सपेंशन उस केस में स्टडी किया जाता है जिसमें शीट होती है। शीट का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ है और उसकी थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम। जैसे कि पेपर होता है, एल्यूमिनियम फॉइल होती है जिसमें हम लोग फूड रैप करते हैं, तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो एक शीट है, और वो जो शीट है उसका लेंथ और ब्रेथ होगा, तो मतलब इट इज हैविंग एरिया, उसके पास एरिया होगा लेकिन वॉल्यूम नहीं होगी। वॉल्यूम जो है उसकी नेग्लिजिबल आप लोग मान सकते हैं क्योंकि उसमें थिकनेस नहीं। अब देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन उस केस में स्टडी किया जाएगा जब हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है विच इज हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर थी जिसकी क्या थी, लेंथ भी थी और ब्रेथ भी थी और हाइट भी थी। दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम वॉल्यूम। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, फिक्स वॉल्यूम होगी, बिकॉज इट इज ए सॉलिड। सॉलिड है तो फिक्स वॉल्यूम है। ओके, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है? तो आंसर है ये T1 डिग्री सेल्सियस पर है। इट इज एट द T1 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर पे। अब हमने क्या किया, इसको हीटअप किया। हीटअप किया तो गर्म होगा। गर्म करने पर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाएंगे, और उनके बीच के स्पेसेस अगर बढ़ जाएंगे तो ये जो मटेरियल है ये ऐसा एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो एक्सपेंशन को मैं इसको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी इसकी वॉल्यूम क्या होगी? अभी इसकी वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, और ये जो इनिशियल वॉल्यूम थी इसको मैंने V से लिखा। दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम। अब इसके बाद जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर क्या होगा, इसकी वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो दीज आर द चेंजेस इन इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस तरह से क्या हो गया, फैल गया। ये जो भी ऑब्जेक्ट था ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में इसकी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो पहले इसमें इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी थी, अब ये ऐसा बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया, फैल गया। तो एक्सपेंशन के कारण इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, V प्लस डेल्टा V। डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम, और यू कैन से दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये इंक्रीमेंट है वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि हम लोग हीटअप कर रहे हैं, हीटअप करने पर एक्सपेंशन होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तो इसलिए आप इसको इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया, इसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल्टा V। कितना चेंज आ रहा है इसकी वॉल्यूम में, डेल्टा V चेंज आ रहा है। वो डेल्टा V चेंज क्यों आ रहा है, इसका भी रीजन है, क्योंकि एक तो इसकी लेंथ बदल रही है। इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, तो देखिए डेल्टा V के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डेल्टा V के लिए क्या लिखा जाएगा, चेंज इन लेंथ। तो जैसे ही हीटअप करेंगे इसकी लेंथ में चेंज आएगा, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन ब्रेथ। इसकी ब्रेथ में भी चेंज आएगा हीटअप करने पर, और इसकी हाइट में भी क्या हो जाएगा, इसकी हाइट में भी चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ इंटू चेंज इन ब्रेथ इंटू चेंज इन हाइट, दैट इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम।
तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बोला जाएगा। तो दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन को देख सकते हैं कि किस तरह से ये वॉल्यूम एक्सपेंड होती है। ओके, तो दिस इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। चेंज इन वॉल्यूम, change in volume is directly proportionate to the original volume. This is the first parameter, and second one is change in volume is directly proportionate to change in temperature. देखिए वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल वॉल्यूम कि पहले इसकी वॉल्यूम कितनी। अगर पहले वॉल्यूम इसकी बड़ी है तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ओके, और किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा क्या आता जाएगा, चेंज आता जाएगा, वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा इंक्रीमेंट आता जाएगा। ओके, अब हम इनको क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर हमने किया था लीनियर एक्सपेंशन में और यही प्रोसीजर हमने किया था सुपरफिशियल एक्सपेंशन में। बाय कंबाइनिंग दीज इक्वेशन, इन इक्वेशंस को क्या कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्मूला में एक कांस्टेंट को ऐड। वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा मटेरियल पे। देखिए चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक चीज पे और डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे, कि वो जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है वो ऑब्जेक्ट किस तरह के मटेरियल से बना है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का एक्सपेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे आयरन लिया तो आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जब आप उसको हीटअप करोगे तो वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं होता। लेकिन कॉपर, कॉपर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो जैसे ही हम उसको हीटअप करते हैं तो उसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है। तो कॉपर ज्यादा एक्सपेंड होता है, आयरन कम एक्सपेंड होता है। वो डिपेंड करता है उसके बीच के मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में, मतलब पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स है उन पे डिपेंड करता है, और उनके बीच में कितने स्पेसेस हैं और उनकी क्या स्ट्रक्चर है। अब कॉपर एलिमेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग है। आयरन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे दोनों के। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा देंगे और लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा। ये सिंबल हम लोग लगाएंगे गामा का, अल्फा बीटा। और इसके लिए क्या यूज करने वाले, लीनियर एक्सपेंशन के लिए हमने यूज किया था अल्फा, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन के लिए हमने यूज किया था बीटा, और इसके लिए यूज करेंगे गामा। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। और यहाँ पर गामा क्या होगा, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, here gamma is the coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion, and it depends on nature of material. It depends on nature of material कि किस तरह के मटेरियल को लेकर के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि गामा का फॉर्मूला क्या बनेगा और गामा की यूनिट क्या होगी, गामा की डेफिनेशन क्या होगी। तो वो सब हम लोग बनाते हैं जैसा कि हमने इन दोनों में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। तो इक्वेशन थर्ड का यूज करके, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी कैन डिराइव अ न्यू रिलेशन फॉर द गामा। यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू change in volume divided by original volume multiply by change in temperature. So this is the formula of gamma. अभी मैं इन तीनों का आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ कि तीनों के फॉर्मूलाज में क्या क्या चेंजेस हमने किए। इसके बाद में इसका यूनिट क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में,
meter cube. L into B into H. Meter into meter into meter. So it is meter cube. Original volume. Original volume is also measured in meter cube. And change in temperature. Change in temperature is measured in Kelvin. तो देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/Kelvin. तो 1/Kelvin इज रिटन एज केल्विन इनवर्स. तो इसकी यूनिट केल्विन इनवर्स होगी या आप डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी लिख सकते. 1/Kelvin का मतलब है पर केल्विन. 1/Kelvin का क्या मतलब होगा पर केल्विन. पर केल्विन बोलिए या केल्विन इनवर्स बोलिए एक ही बात है, या इसको डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी. क्योंकि अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेल्सियस में भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. तो सेल्सियस में भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. ओके, अब बात आती है इसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया. फॉर्मूला बनाने के बाद मैंने आपको यूनिट बताया, यूनिट कैसे निकाला जाएगा. यूनिट बनाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसका डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन को सेट करते हैं. डेफिनेशन को देखिए कैसे सेट करेंगे. डेफिनेशन सेट करने के लिए हम लिखेंगे व्हेन ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. व्हेन ओरिजिनल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब एंड द चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस. ये मेरे पास एक बॉक्स था. इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम थी 1 मीटर क्यूब और इसका टेम्परेचर मैंने कितना इंक्रीज किया? 1 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर मैंने कितना इंक्रीज किया? 1 डिग्री सेल्सियस. अब ये दोनों वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए. ओरिजिनल वॉल्यूम की जगह लिखने वाला हूँ मैं 1 मीटर क्यूब और चेंज इन टेम्परेचर की जगह क्या लिखने वाला हूँ? 1 डिग्री सेल्सियस. चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके डिवाइड में 1 आ रहा है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी. तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी. अब देख लीजिए, when the original volume of the object is 1 meter cube and the change in temperature is 1 degree Celsius and the change in temperature is 1 degree Celsius, at that time the change in volume is called the coefficient of volume expansion. जब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, उस समय पर उसकी वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा, उस समय पर उसकी वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा उसी को क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो क्या बोला जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो यहाँ से आप लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. ओके, तो ये इसके फॉर्मूला हुआ. यहाँ पर था ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर. वो मैंने वैल्यू पुट की है 1 मीटर क्यूब एंड 1 डिग्री सेल्सियस. ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है, ये यूनिट हो गई इसकी. और इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इससे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. ओके, अब कंपैरिजन करते हैं. लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन. ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है. तो पहले कंपैरिजन में स्टडी करते हैं. फिर हम देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा में क्या रिलेशन है. वो रिलेशन को भी हम लोग डिराइव करेंगे. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके लिए. So now I am writing linear expansion. First one is linear expansion, second one is area expansion, and third one is volume expansion. So now I am writing first one, linear expansion. Comparison में study करते हैं अब हम. Second one is area expansion, and third one is volume expansion. वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब देखिए, मैं ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया और ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको L नॉट, A नॉट और B नॉट लिखूंगा. तो यहाँ पर अगर मैं L नॉट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ओरिजिनल एरिया या इनिशियल एरिया. ओरिजिनल एरिया बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? इनिशियल इज लेंथ, इनिशियल लेंथ. एरिया के लिए A नॉट लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए B नॉट लिखेंगे. तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ. फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर. तो यहाँ पर आता था अल्फा और यहाँ लिखते थे ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर.
एक फॉर्मूला ये था। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं अल्फा का। तो अल्फा का फॉर्मूला आएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ तक हमने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया लीनियर एक्सपेंशन के लिए, जो फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आपको निकालना है फाइनल लेंथ। जो एल होती है वो होती है फाइनल लेंथ। एल नॉट है इनिशियल लेंथ एंड एल इज द फाइनल लेंथ। एक्सपेंशन के बाद की लेंथ है आफ्टर एक्सपेंशन। तो एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये पैरामीटर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन इक्वेशन के अंदर हमने दो चीजें यूज की है। हियर एल नॉट इज द इनिशियल लेंथ। Here L naught is equal to the initial length and L is the final length after expansion. This is the final length after expansion. अच्छा, अब यही फॉर्मूला आप इसमें लिख सकते हैं एरिया एक्सपेंशन में। चेंज कहाँ पे करना है? लेंथ की जगह एरिया कर देंगे और अल्फा की जगह लिख देंगे बीटा। कोफिशिएंट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन एरिया। देखो यहाँ पर क्या था? अल्फा ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर लिखेंगे बीटा ओरिजिनल एरिया ए नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा? सेकंड फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं बीटा इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, ये है फाइनल लेंथ। यहाँ पर आएगा फाइनल एरिया विच इज ए। ओरिजिनल एरिया, इनिशियल एरिया कितना होगा? ए नॉट। और फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर लिखेंगे इसको 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए एरिया एक्सपेंशन। उसके बाद में अच्छा, यहाँ पर भी आप इसके पैरामीटर्स लिख सकते हैं। हियर ए इज इक्वल टू द फाइनल एरिया आफ्टर एक्सपेंशन। ए नॉट इज द इनिशियल एरिया ऑफ द शीट। इनिशियल एरिया ऑफ शीट, ठीक है। एरिया एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो शीट के लिए लिखा जा रहा है। इसके बाद में अब आया वॉल्यूम एक्सपेंशन। फॉर्मूला में चेंज कीजिए। यहाँ पर है चेंज इन एरिया, इसकी जगह पर लिख देंगे हम लोग चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा और यहाँ पर आएगा गामा। ए नॉट यहाँ लिखेंगे वी नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेकेंड फॉर्मूला गामा का फॉर्मूला बनाएंगे। गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये हो गया इसका गामा का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फाइनल एरिया, यहाँ पर आएगा फाइनल वॉल्यूम। तो लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस, यहाँ लिखा था अल्फा डेल्टा टी, यहाँ लिखा था बीटा डेल्टा टी और यहाँ पर लिखेंगे गामा डेल्टा टी। 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये लिखा हमने वॉल्यूम। ओके, एंड हियर V is the final volume after expansion of a solid and V naught is the initial volume. V naught is the not expansion, is volume. This is the initial volume. Okay, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने अल्फा फाइंड कर रखा है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि हम लोग कॉपर और आयरन की वायर लेंगे। कॉपर की वायर का टेम्परेचर भी राइज करेंगे और आयरन की वायर का टेम्परेचर भी राइज करेंगे। दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज किया
तो हमने देखा कि कॉपर के अंदर कितना एक्सपेंशन होता है और आयरन के अंदर कितना एक्सपेंशन होता है, तो वो एक्सपेंशन मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अल्फा फॉर द कॉपर इज 24 into 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स, ये इसका यूनिट है। दिस इज ऑफ द कॉपर। और आयरन के लिए लिखना है, आयरन के लिए इसका लगभग था 17 के आसपास, 17 into 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स। तो हमने अब क्या कर लिया, अल्फा फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, हमने कॉपर की वायर का यूज किया और उसको क्या किया, ये 1 मीटर की वायर है और इसको हीटअप किया कितने डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही मैंने इसको हीटअप किया और मैंने देखा इसकी लेंथ में इतना चेंज आ रहा है, 24 into 10⁻⁻6 मीटर का चेंज आ रहा है। तो जितना चेंज आ रहा है वही उसका अल्फा है। पर मीटर लेंथ में पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जितना उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अगर मैंने लीनियर एक्सपेंशन फाइंड कर लिए तो मेरे को उसकी, अब देखो, अब मेरे को एरिया एक्सपेंशन फाइंड करना है। एरिया एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए आप बोलेंगे कि सर मैं कॉपर की शीट ले लेता हूँ जिसकी एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर, और इसी तरह से एक शीट आयरन की ले लेता हूँ जिसका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा, फिर मैं दोनों की लेंथ और ब्रेथ मेजर कर लूंगा, चेंज इन एरिया निकाल लेंगे, उससे हम लोग इसका बीटा फाइंड कर लेंगे। तो दोबारा से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस लेंथ को लेकर के अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो हम उसी से बीटा फाइंड कर लेंगे। अगर हमने बीटा फाइंड कर लिया तो उसी से गामा फाइंड कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपने अल्फा निकाल लिया तो हम उससे बीटा भी निकाल सकते हैं। तो उसी कैलकुलेशन को देखते हैं कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। तो अगर आपको अल्फा पता है तो उससे बीटा की कैलकुलेशन की जा सकती है, गामा की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन फाइंड करने, गामा फाइंड करना है कॉपर का और गामा फाइंड करना है आयरन का, तो उसके लिए फिर हम 1 मीटर क्यूब का आयरन का ब्लॉक लेंगे और 1 मीटर क्यूब का कॉपर का ब्लॉक लेंगे, फिर उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कर लेंगे, मैथ की हेल्प लेंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। अच्छा, सबसे पहले आप ये सुनिए कि मेरे पास एक शीट थी जिसका एरिया था ए। सिर्फ मानना है हमें, सिर्फ मानना है, लेट अ शीट विच इज हैविंग एरिया ए, इसकी इधर से भी लेंथ एल है, यहाँ से भी लेंथ एल है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो एल स्क्वायर करती है, हमें इसका एरिया मिलता है। अब मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर क्या होगा, इसके एरिया में चेंज आएगा। पहले लेंथ एल थी तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, और चेंज इन एरिया कितना होगा, डेल्टा ए होगा। तो न्यू सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू सरफेस एरिया। पहले एरिया कितना था, ए, पहले इसका एरिया था ए। अब मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करते ही इसका एरिया कितना इंक्रीज हो गया, डेल्टा ए, चेंज इन एरिया दैट इज डेल्टा ए। तो न्यू सरफेस एरिया इज ए प्लस डेल्टा ए। इतना एरिया जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ये ए था, और ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने एक डॉटेड लाइन से बना रखा है ये है डेल्टा ए, दिस इज चेंज इन एरिया। ये इतना चेंज हुआ एरिया के, तो टोटल एरिया हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए। अब देखिए ए प्लस डेल्टा ए, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ से निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर हो जाएगा। और चेंज इन एरिया कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। तो इसकी जगह पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, हियर आई एम राइटिंग, इसको मैं लिख सकता हूँ एल प्लस डेल्टा एल, सॉरी एल प्लस डेल्टा एल, और उसका क्या कर देता हूँ मैं, होल स्क्वायर कर देता हूँ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको यहाँ पर समझ आ रहा है कि एरिया निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर करते हैं, और ए प्लस डेल्टा ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर कर देंगे। ये फाइनल लेंथ होगी और फाइनल लेंथ का स्क्वायर कर देंगे हम लोग,
ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर था, ये फाइनल लेंथ का स्क्वायर है, एल प्लस डेल्टा एल। ओके, अब बस इसी से कैलकुलेशन आगे चलती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ लिखते हैं ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बात और है, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा ए और डेल्टा एल की वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा ए और डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा ए कितना होगा, बीटा ओरिजिनल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला था डेल्टा ए का, बीटा इंटू ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा ए था इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा, यहाँ लिखूंगा ए प्लस डेल्टा ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए की जगह लिख सकते हैं बीटा ओरिजिनल एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसी तरह से डेल्टा एल की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। एल प्लस डेल्टा एल की जगह क्या लिखने वाला हूँ मैं, एल्फा ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, और इसका क्या था, होल स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर। तो मैंने किस किस की वैल्यू पुट की, सेकंड स्टेप में डेल्टा ए की वैल्यू पुट की और डेल्टा एल की वैल्यू पुट की, डेल्टा ए और डेल्टा एल दोनों की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। अब स्क्वायर करेंगे, अब स्क्वायर करके बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए, तो ए को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद कॉमन आएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन लेने वाले हैं किसको, अच्छा पहले स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाऊँ। तो ए स्क्वायर इज एल स्क्वायर, बी स्क्वायर ये पूरा बी है, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, एल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर एल स्क्वायर एंड डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab तो करना, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एल, अच्छा मैंने यहाँ स्मॉल एल लिख दिया, सब जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल एल को ही लिखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन में सब जगह क्या लिख रहे थे, कैपिटल एल ही लिख रहे थे, ओरिजिनल लेंथ को और एरिया को कैपिटल ए से लिख रहे थे, ये मैंने कैपिटल एल लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में, तो कोई चेंज नहीं आएगा उसको। इसके बाद में 2ab करना है, तो 2ab करते हैं इसको, 2 इंटू ए इज एल, और बी क्या है, बी है एल्फा एल डेल्टा टी, और बी क्या है, एल्फा एल डेल्टा टी। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आएगा एल स्क्वायर, हेयर एल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एल स्क्वायर है, ये एल इंटू एल वो भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने ए को कॉमन ले लिया था, वो वैसे का वैसा रहेगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी यहाँ पर बच जाएगा, और इक्वल टू में हमने किसको कॉमन लिया, हमने कॉमन लिया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1, यहाँ पर एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, एल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर, तो प्लस में आएगा एल्फा स्क्वायर एंड डेल्टा टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बचेगा 2 एल्फा डेल्टा टी, ये एल स्क्वायर कॉमन लेंगे ना, एल इंटू एल, ये कॉमन आ गया यहाँ पे। अब देखिए एल स्क्वायर की जगह मैं ए लिख सकता हूँ क्या, अभी मैंने आपको बताया था एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एल इंटू एल, तो एल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो एल स्क्वायर था, इस एल स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, ए लिख दिया, या आप इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ एल स्क्वायर, तो ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू ए, इस एल स्क्वायर को मैंने ए लिख दिया, एंड 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखिए ये ए से ए कैंसिल हो गया,
ए से ए कैंसिल होते ही यहाँ पर बचेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये सब बच गया। अब इसके बाद ये 1 और 1 भी कैंसिल हो रहे हैं, 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये इक्वेशन बची। अब देखिए ये जो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है ये 0 के बराबर है, ये लगभग 0 के बराबर है। ऐसा क्यों, मैं इसको 0 क्यों बोल रहा हूँ, 0 क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन हमें लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर मैंने आपको एक डिजिट दी 0.5 और दूसरी डिजिट दी है 0.5, बहुत छोटा नंबर है, तो 0.5 और 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 × 5 25, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.25। अब देखिए 0.5 कितना होता है, 0.5 तो होता है हाफ, और 0.25 कितना होता है 1/4। तो अगर डिजिट 1 से छोटी है और अगर आप उनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस केस में जो उसका आंसर आएगा, मतलब कि छोटे नंबर का 1 से जो लेस है उनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उनका आंसर उससे भी छोटा है मल्टीप्लीकेशन करने पर। और एग्जांपल सुनिए, जैसे मैंने आपको बोला कि चेंज इन लेंथ कितना है 0.02। अब मैं बोलता हूँ इसका स्क्वायर कर दो, 0.02 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.0004। अब देख लीजिए, अब 0.02 बड़ा है और 0.0004 ये कैसा है, ये छोटा डिजिट है। तो अगर हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और भी छोटा है। तो मैंने आपको बताया था अल्फा कितना होता है कॉपर का अल्फा होता है 24 × 10⁻⁻⁶। अब इसको एक्चुअल में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 0.000024। दिस इज द अल्फा ऑफ द कॉपर। अब मैं बोलता हूँ इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.0008 जीरो आ जाएंगे, फिर उसके बाद उसका 48 आ जाएगा। तो ये बहुत ही स्मॉल नंबर बनेगा और ये स्मॉल नंबर अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। तो इसमें ये वाली जो डिजिट है ना अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी स्क्वायर, ये लगभग 0 के बराबर है, तो ये नेग्लिजिबल है। तो ये क्या है, ये नेग्लिजिबल है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला में नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा कैलकुलेशन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ये अप्रोक्सीमेट क्या है 0 के बराबर होगा, मतलब कि नेग्लिजिबल होगा, 0 के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो हम इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम जैसे इसको छोड़ेंगे इस कैलकुलेशन में क्या क्या बच जाएगा, बीटा डेल्टा टी और इक्वल टू में रह जाएगा 2 अल्फा डेल्टा टी। इसको तो हमने हटा ही दिया इस फॉर्मूला से, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म बचेगी। फर्स्ट टर्म इज बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। अब देख लीजिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा टी को डेल्टा टी से कैंसिल करने वाले हैं। तो क्या बच गया, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। ये बन गया रिलेशन अल्फा और बीटा में। तो अगर आपके पास अल्फा है तो आप उससे बीटा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा कितना था कॉपर का 24 × 10⁻⁻⁶, बीटा कितना आएगा 48 × 10⁻⁻⁶। क्या करना है, अल्फा का जस्ट डबल करना है आपको। अगर आपने एक्सपेरिमेंट से अल्फा फाइंड कर रखा है तो अल्फा का जस्ट डबल कर दीजिए, उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको बीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, लीनियर एक्सपेंशन को फाइंड किया, कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन पता लगा लिया, लीनियर एक्सपेंशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या पता लग गया, उसका एरिया एक्सपेंशन पता लग गया, बीटा पता लग गया कितना होगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है। तो मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाते हैं। अब आपका काम है अल्फा और गामा में रिलेशन बनाना। आपको अल्फा और गामा में रिलेशन प्रोड्यूस करना है और इसी की हेल्प से करना है। उसमें लिखेंगे न्यू वॉल्यूम, इसमें लिखा था न्यू सरफेस एरिया, उसमें कैलकुलेशन शुरू होगी न्यू वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन, न्यू वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। तो ये कैलकुलेशन